Hello students, welcome back to class 12 business studies, and today we will be starting our chapter number 3, business environment. Our first part, the nature, features, importance and dimensions will going to start, and इसी class के अंदर the chapter will be done. So if we talk about overview, in today's class we will be learning about the meaning of business environment, its features, importance and dimensions. In last we will be learning a little bit about demonetization. So what will be the competency based learning? We'll be knowing the meaning and importance of business environment, and we'll be able to know the elements of business environment. So a very easy chapter, a very simple chapter which we'll going to start. एक बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों, जब आप इसको बुक में चेक करते हैं एनसीईआरटी के अंदर, बहुत छोटा चैप्टर, रिलेट ओनली 5 to 7 पेजेस का चैप्टर है. सो इसको हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे, इतना ही इस चैप्टर के अंदर दम है. और एक आसान चैप्टर, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो देन दैट मीन्स इट इज एन आइसिंग ऑन द केक. आपको बढ़िया ही रहेगा. इट इज अ केक वॉक, एंड आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 विल बी स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. सो बिना वक्त जाया करें, सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है. बच्चों, एनवायरनमेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था जब हम ईवीएस में थे? वी हैव स्टडीड द सराउंडिंग्स अस, द थिंग्स व्हिच सराउंड अस दैट आर नोन एज एनवायरनमेंट. उसी तरह बिजनेस के साथ भी है. बच्चों, बिजनेस को कई तरह की चीजें सराउंड करती है. ठीक है, बिजनेस के आसपास कई तरह की चीजें हैं. कुछ चीजें हैं जो बिजनेसमैन के हाथ में है, और कुछ चीजें हैं जो बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? देयर आर सम थिंग्स which are under the control of businessmen, and there are some things which are not under the control of businessmen. The sum total of all those forces is nothing but business environment. उन सभी चीजों का सम टोटल जो मेरे हाथ में है और जो मेरे हाथ में नहीं है, उनको ही हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट. सर मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये है कि मान लीजिए मेरा माल कहीं पे जाना था, तो उसके लिए मेरे को माल को बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी. मेरे जो सप्लायर है, सप्लायर मेरे को टाइम से सप्लाई नहीं कर रहा है, तो अब सप्लाई नहीं कर रहा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उस सप्लायर को चेंज कर सकता हूँ. मैं उसको चेंज कर सकता हूँ कि इससे नहीं कल से इससे सामान मँगवाऊँगा. तो सप्लायर मेरे हाथ में था, बट ऑन द अदर हैंड मान लीजिए कुछ कानून ऐसा आ गया जिसके कारण अब वो काम हो ही नहीं सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है. भाई पार्लियामेंट को थोड़ी जाके कुछ बोल सकता हूँ. पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी जो थी, जो गवर्नमेंट में है, जो अभी सत्ता में है, उन्होंने कुछ नया रूल चेंज कर दिया, वो मेरे हाथ में नहीं है. तो बिज़नेस में कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है. अगर मैं इन दोनों का सम टोटल कर दूँ, देन दैट इज़ नथिंग बट बिज़नेस एनवायरनमेंट. डेफिनिशन पढ़ लें. बिज़नेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other factors that are outside the control of business enterprises but that may affect its performance. सर जो लीगल एनवायरनमेंट है, जो कानून है, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा. सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगी अगर कुछ ऐसा रूल निकाल दिया जो मेरी पार्टी के लिए या मेरे बिजनेस के लिए, माफ कीजिएगा, मेरे बिजनेस के लिए जो फेवरेबल नहीं है, तो फिर मेरे को वो चीज़ अफेक्ट करने वाली है. तो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स that are outside our control but may affect our performance. So what are the features? इसके कुछ फीचर्स हैं. पहला फीचर्स है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस हमने अभी भी बात करी, जो मेरे हाथ में नहीं है, उन सबका सम टोटल ही क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट. दूसरा है स्पेसिफिक इन जनरल फोर्सेस. देयर आर सम फोर्सेस, कुछ स्पेसिफिक कहते हैं, कुछ जनरल कहते हैं. क्या है अभी 2 मिनट में डिस्कस कर लेंगे. इंटर रिलेटेडनेस, जितने भी ये बिजनेस एनवायरनमेंट्स हैं सब आपस में रिलेटेड है, कैसे है वो भी अभी चेक कर लेंगे. डायनेमिक नेचर, हाउ इट इज डायनेमिक, ये तो हमको पता ही है, चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं डायनेमिक क्या होता है. अनसर्टेनिटी, बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, क्लास 11th में हम पढ़कर आ रहे हैं कि हमको ये नहीं पता कल क्या होने वाला है. बिजनेस इज टोटली अनसर्टेन. अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, 31 तारीख को सैलरी आ जाएगी, 31 को नहीं आई, 2 को आ जाएगी, इट विल कम ऑन 5th, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा. बिजनेस में देयर इज अनसर्टेनिटी वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेज. कॉम्प्लेक्सिटी, द एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. एंड लास्ट इज रिलेटिविटी, इट मीन्स इट इज चेंजिंग एज पर द चेंज इन दी कंट्रीज. सो एक एक को पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, मेरी गवर्नमेंट हो गई, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, ये सब वो लोग हैं जो मेरी संस्था के बाहर के लोग हैं. कस्टमर बाहर का इंसान है, कॉम्पिटिटर बाहर का इंसान है, सप्लायर बाहर का इंसान है, गवर्नमेंट बाहर की है. बाहर मतलब मेरे बिजनेस से बाहर की है तो कंट्री की ही, और कानून मेरे हाथ के बाहर बात है. तो इन सब चीजों का जो सम टोटल है, वो मेरा क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस. देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपके पास कस्टमर्स हैं, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है, इन सबका जो सम टोटल है, वो क्या है? मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दी थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस, एंड एज सच इज एग्रीगेटिव इन नेचर. एग्रीगेटिव वर्ड बना है एग्रीगेट से.
एग्रीगेट का मतलब एक साथ। इन सबको अगर मैं टोटल कर लूं देन दैट इज नथिंग बट बिजनेस एनवायरनमेंट। काफी आसान सा पॉइंट है पहला पॉइंट। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सर ये स्पेसिफिक फोर्स क्या है, जनरल फोर्स क्या है? स्पेसिफिक का मतलब क्या है? वो फोर्स जो सिर्फ मेरे को इफेक्ट करेगा। ऐसे फोर्सेस जो सिर्फ मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, बगल वाले के बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक फोर्सेस। कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ मेरे को इफेक्ट करेंगे। जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो मुझे भी इफेक्ट करेंगे, मेरे बगल वाले को भी करेंगे, और जितने भी बिजनेस हैं सबको इफेक्ट करेंगे। So those forces which are affecting only me are known as specific forces, while the forces which are affecting all the business organizations operating throughout the country are known as general forces. तो specific forces का example क्या हो सकते हैं? Investors। अगर मेरे इन्वेस्टर ने मेरे को इन्वेस्टमेंट देना बंद कर दिया, वो मुझे इफेक्ट करेगा, मेरे पड़ोसी को थोड़ी इफेक्ट करेगा। उसका इन्वेस्टर उसको पैसा दे रहा है, मेरे इन्वेस्टर ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया। कस्टमर्स, मेरे कस्टमर ने मेरे पास आना बंद कर दिया, इससे बगल वाले को क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को फर्क पड़ेगा, मेरा कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहा है तो। कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। सो हर वो फोर्स जो कि डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ मुझे इफेक्ट करेगा, दैट इज स्पेसिफिक फोर्सेस, while the forces which are affecting all of the one are known as general forces. So specific forces such as investors, customers, competitors and suppliers affect individual enterprises directly। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्टली आपको इफेक्ट करेगा, एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। अगर ये लोग आपके पास नहीं है, इमीडिएट आपको फर्क पड़ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा है, इमीडिएटली यू विल बी इफेक्टेड, आपके रेवेन्यू कम हो गए। तो वो फोर्सेस जो सिर्फ आपको इफेक्ट करेंगे, स्पेसिफिक फोर्सेस। देन जनरल फोर्सेस सच एज सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सबको इफेक्ट करेगा सर। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी आ गई, वो हर बिजनेसमैन के लिए अच्छी है। कानून आ गया कि 500 एंड 1000 के नोट्स बंद हो गए, वो मेरे को ही नहीं सर, हर बिजनेस को इफेक्ट करेगा। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं सिर्फ मेरे को इफेक्ट हो रहा है। सोशल चेंजेस, सोशल सोसाइटी में कोई चेंज आ गए, पॉलिटिकल चेंजेस, गवर्नमेंट चेंज हो गई, हर किसी को इफेक्ट करने वाली है। तो दोज फोर्सेज विच आर इफेक्टिंग ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज जनरल फोर्सेज। सो हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस एंटरप्राइज। क्या इंपॉर्टेंट बात है? दे हैव द इम्पैक्ट ऑन all the business enterprise and thus may affect an individual firm indirectly। डायरेक्टली कौन सी इफेक्ट करेंगे? स्पेसिफिक फोर्सेस। इनडायरेक्टली कौन सा इफेक्ट करेगा? जनरल फोर्सेस। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर रिलेटेडनेस। सर जितने भी इन एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया, तो कोविड में क्या हुआ? किस चीजों की डिमांड बढ़ गई? डिमांड बढ़ गई हेल्दी चीजों की। हेल्दी चीज लोग खा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी आने लग गई, वहाँ पे ऑनलाइन आप काम कर रहे हो, ऑनलाइन आप क्लास कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट वो बढ़ गया। आपका हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल वो चेंज हो गई, सोशल इन्वायरमेंट आपका चेंज हो गया। सोसाइटी में आप हर किसी से 2 गज की दूरी बना के रह रहे हो, आप किसी से हैंडशेक नहीं कर रहे हो। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, जो भी गवर्नमेंट्स थी वो कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं, अभी कोई अपोजिशन नहीं है, वी ऑल आर टुगेदर इन दिस फाइट। सो इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है? कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, टेक्निकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सब आपस में कनेक्टेड हैं। आपस में ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर have increased the demand for many health products and services like soft drink, fat-free cooking oil and health resorts। क्या कह रही है? कि लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर है आजकल, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले ये था कुछ भी खा लो, अब ऐसे नहीं करते, हम यहाँ का नहीं खाएंगे, वहाँ का नहीं खाएंगे, हेल्दी खाएंगे। इससे काय की डिमांड बढ़ गई? इससे ग्रीन टी की डिमांड बढ़ गई, फैट फ्री कुकिंग ऑयल की डिमांड बढ़ गई। तो देखिए किस तरह चीज रिलेटेड है। हेल्थ से क्या रिलेटेड है? हेल्थ से आपका ये सब रिलेटेड है। तो इस तरह इसका मतलब क्या हुआ कि इन द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल द थिंग्स आर हाईली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई भी चीज अपने आप में अकेले में काम नहीं करेगी। सोशल टेक्निकल से रिलेटेड है, टेक्निकल पॉलिटिकल से रिलेटेड है, पॉलिटिकल लीगल से रिलेटेड है। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज डायनेमिक। वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ डायनेमिक। वही वाली फोटो मैंने लगाई है ताकि आपको याद आ जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट में यू नीड टू बी डायनेमिक सर। इफ यू आर नॉट चेंजिंग एज पर द वर्ल्ड, if you are not changing as per the demand of consumer, trust me, you will be able to lose your footprint in very few time. So you need to be dynamic. It keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shift in consumer और entry of new competition। कंज्यूमर की प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, तो सर आपको भी चेंज करना पड़ेगा। पहले कंज्यूमर बटन वाला फोन यूज करता था,
अब कंज्यूमर टच स्क्रीन यूज कर रहा है, फिर कंज्यूमर ने टैबलेट यूज करना शुरू किया, अब कंज्यूमर वापस मोबाइल फोन पे आ गया टच स्क्रीन के ऊपर। आपको चेंज होना पड़ेगा सर, इफ यू आर नॉट चेंजिंग विद द चेंजेस ऑफ कंज्यूमर, आप अभी भी बटन वाला फोन ही बना रहे हो, ट्रस्ट मी विल बी आउट ऑफ द मार्केट। आप मार्केट से बाहर मिलेंगे, चाहे आप कितने भी बड़ी ब्रांड क्यों ना हो। सो यू नीड टू बी डायनेमिक एज पर द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अनसर्टेनिटी, जैसा कि हम कहते हैं कि बिजनेस के अंदर अनसर्टेन, देख रहे हैं आप कि कुछ नहीं दिख रहा है, सारे रोड्स मिली हुई है, कहाँ से जाया जाए। बिजनेस में एवरीथिंग इज अनसर्टेन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन द बिजनेस। आप कल क्या होने वाला है इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इस तरह के खतरनाक इन्वायरमेंट के अंदर अगर मुझे टॉप करना है, अगर मुझे पैसा कमाना है, यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है सर। आप ये नहीं कह सकते कल क्या होने वाला है। सर किसी ने कपड़ों की इंडस्ट्री लगाई थी, बहुत बड़ा शोरूम खड़ा कर दिया, एकदम से कोविड आ गया, क्या हो गया सर? नहीं कर सकते आप कुछ भी। आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। आपने सोचा था कि इसमें अच्छा पैसा कमाऊंगा, पहले भी मैं कपड़ों का अच्छा धंधा करता था, नहीं कर सकते सर। बिजनेस बंद हो गया आपका, कोविड है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंटरप्राइजेस, especially when environment changes are taking place too frequently, as in the case of information technology और फैशन इंडस्ट्रीज। पर्टिकुलरली आईटी, जो हमारा आईटी है और फैशन है, वहां तो इतनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। आप मोबाइल फोन्स में देखिए, आज एक नया मॉडल आया है, 15 दिन में दूसरा नया मॉडल आ गया, 30 दिन में तीसरा नया मॉडल आ गया। तो जो मॉडल, आप सोचिए 30th डे आ रहा है, उसने 2 मॉडल्स को पुराना कर दिया जो सिर्फ 15 दिन पुराने हैं। 15 दिन पुराना फ़ोन आउटडेटेड फ़ोन हो चुका है। इतना डायनामिक एनवायरनमेंट है, इतना अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। इसके अंदर अगर आपको काम करना है तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ आल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। अब बच्चे इसमें बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। अनसर्टेन एंड कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि क्योंकि बिज़नेस अनसर्टेन है, अनसर्टेन का मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो जब हम इसको स्टडी करने जाते हैं तो इतनी डिफिकल्ट चीज़ को स्टडी करते हैं, तो इसको बोल देते हैं कि यार काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये चीज़ है, मुझे पता ही नहीं कल क्या होने वाला है, और अगर इतनी मुश्किल चीज़ मैं पढ़ूंगा तो मेरे को क्या लगने वाली है सर? कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज इसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्यों है? बिकॉज डायनेमिक इन्वायरमेंट है। तो सारी चीज़ें आपस में क्या हो गई? इंटर रिलेटेड हो गई। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड what exactly constitutes a given environment. In other words, environment is a complex phenomena that is relatively easier to understand in parts but difficult to understand in totality. आप सोचें कि एक साथ इसको समझ सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे सर। आपको एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझना पड़ेगा। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिलेटिविटी। सर रिलेटिविटी बहुत है। हम इंडिया के अंदर ही देखते हैं, हर 50 किलोमीटर्स के ऊपर पानी और वाणी दोनों चेंज रहता है। सेम विद द वर्ल्ड एज वेल। इंडिया में हो सकता है देयर इज अ लार्ज डिमांड फॉर साड़ीज, बट इफ आई एम ओपनिंग माय बिजनेस ऑफ साड़ी इन चाइना, विल इट बी अ सक्सेसफुल बिजनेस? नो, नॉट एट ऑल। साड़ी इज नॉट द अटायर इन चाइना। ठीक है, कोई शौक के लिए एक दो साड़ी खरीद लेगी लेडीज, बट इट विल नॉट बी अ रेगुलर बिजनेस जस्ट लाइक इट इज इन इंडिया। So it's a very relative concept. World by world, country by country, region by region, state by state, district by district, it changes. And hence it is a relative concept. आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे खाने पाने का खाने पीने का सिस्टम अलग है जयपुर में, बीकानेर में अलग है, जोधपुर में अलग है। एक ही चीज को खाने के तीनों जगह अलग अलग तरीके हैं। तो अगर कोई जयपुर वाला जयपुर के स्टाइल में बीकानेर में खाना बना रहा है, नहीं चलेगा सर। आपको बीकानेर के हिसाब से समझना पड़ेगा। सो रिलेटिव बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटिव, डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। So it is a relative concept since it differ from country to country and even region to region. Political condition in USA, for instance, differ from China और पाकिस्तान। एक एग्जांपल छोटा सा मैंने दे दिया यहाँ पे कि रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री भी क्या डिफर हो जाता है। सो आई होप द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर क्लियर। छोटे छोटे हमारे फीचर्स है जो कि हमने पढ़े। टोटलिटी ऑफ फोर्सेज है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज है, कॉम्प्लेक्स है और डायनेमिक है, अनसर्टेन है, रिलेटिव है। सो ये सब चीजें हमने पढ़ी, डायनेमिक है। आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि जरूरी क्यों है बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं पढ़ा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। सो फर्स्ट इज इट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का मौका देता है। अभी समझ लेते हैं 2 मिनट में। इट ऑल्सो हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट। दो चीजें आ गई सर, एक तो अपॉर्चुनिटी और एक थ्रेट। अगले 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा।
इट हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज टैप करने में यूज हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, डायनामिक वाली बात ही आ गई, हर जगह आपको ये पॉइंट मिलेगा। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। एक एक पॉइंट को हम चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पास पॉइंट आ रहा है अपॉर्चुनिटीज का। तो अपॉर्चुनिटीज, इट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज? फर्स्ट मूवर आया है दो शब्द से, फर्स्ट एंड मूव। तो पहला मूव किसने लिया उस एडवांटेज से? सो बच्चों होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि पहले किस तरह जाया करते थे, हमने टैक्सी बुक कर ली, हमने कैब बुक कर ली, फिर एक नया कंसेप्ट आता है ओला एंड उबर का। कितना बढ़िया कंसेप्ट है, आप उससे मोबाइल फोन पे अपनी राइड बुक कर सकते हैं एंड आपके पास गाड़ी आ जाएगी, आप उसे जा सकते हैं। कितना बढ़िया कंसेप्ट है, एसी वगैरह सब अच्छा है, सब बहुत बढ़िया कंडीशन है, ड्राइवर आपके हिसाब से चलेगा, आप बोलोगे जैसा काम करेगा। बट क्या आपको लगता है आने वाले साल में क्या ये दो ही कंपनियां रहेगी, ओला एंड उबर? सर बहुत बढ़ गई है, इवन आज भी बढ़ गई, रैपिडो आ गया, सब कुछ आ गया। बट जितना पैसा ओला उबर इस मार्केट से कमा चुका है और जो रेपुटेशन उसकी है, क्या वो रेपुटेशन बाकी कंपनीज बना पाएंगी? नहीं बना पाएंगी। बिकॉज ओला एंड उबर ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में सबसे पहले काम करा। दे वर दी फर्स्ट मोर एडवांटेज। उन्होंने उस चीज को सबसे पहले जाना कि यार एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि लोगों को यहाँ से वहां जाना है, और उनके पास जो टैक्सी वाले हैं वो फेयर भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और सर्विस भी अच्छी नहीं दे रहे हैं। तो क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू करें जहाँ पे हमारी व्हीकल्स रहेंगे, वो लोगों को यहाँ से वहाँ छोड़ देंगे। फूड डिलीवरी में भी ऐसा ही है, स्विगी एंड जोमेटो। जब कोई तीसरी कंपनी नहीं आएगी सर, 100% आएगी। बट स्विगी और जोमेटो ने इतना पैसा कमा लिया है कि नाउ फूड डिलीवरी का नाम सुनते हैं हमको उनका ध्यान आता है। सो इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी ना आपने, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिली। वॉच का एग्जांपल ले लीजिए, ये जो वॉच है ये डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, नहीं चाहिए किसी को भी। तो क्या करा कंपनीज ने, एक नई तरह की वॉच बना दी। क्यों ना स्मार्ट वॉच बना दी जाए, जहाँ पे इंसान को फोन आएगा उसका पता पड़ जाए, ब्रीथ का पता पड़ जाए, पल्स का पता पड़ जाए, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली। सो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज पता पड़ेगी कि कहाँ पे और काम किया जा सकता है। एंड यू माइट बी द फर्स्ट मूवर, आप पहला इंसान बन सकते हो जिसने उस काम को शुरू किया। अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू पॉजिटिव और एक्सटर्नल ट्रेंड्स। कैसा ट्रेंड्स है? पॉजिटिव ट्रेंड। अपॉर्चुनिटी का मतलब फायदे, दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इस परफॉर्मेंस। आपकी जो परफॉर्मेंस है इससे इंप्रूव हो जाएगी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प्स इन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम। अगर आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया अपॉर्चुनिटी को, आप उसको सबसे पहले एक्सप्लॉइट कर लोगे और लूज नहीं करोगे। और सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप उसको आइडेंटिफाई सबसे पहले तभी कर पाएंगे जब आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रखी होगी। सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट। अब थ्रेट पे आ जाओ साहब। थ्रेट क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटी का उल्टा। अपॉर्चुनिटी तो क्या है? फायदे। थ्रेट क्या है? नुकसान। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर रहे हो, यू शुड बी नोइंग द थ्रेट्स एज वेल, कि मेरे साथ थ्रेट कौन सा है। फॉर एग्जांपल स्विगी के लिए थ्रेट है जोमेटो, जोमेटो के लिए थ्रेट है स्विगी, ओला के लिए उबर एंड उबर के लिए ओला। तो अगर आपको अपने जो थ्रेट है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, उससे अच्छा काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे देने पड़ेंगे, आपको सर्विस ज्यादा बढ़िया देनी पड़ेगी। So if you are studying the business environment, you will be able to identify the threat that will act as a early warning signal for you. That will act as an alarm कि जाग जाओ भैया, नहीं तो ये तुम्हारा सारा शेयर लेके चले जाएगा। And then you will be able to control the share of your business by enhancing the service delivery models. So threats refers to external environment trends and changes that will hinder a firm's performance. कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था, वो क्यों आती है? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। वो अपॉर्चुनिटी है, वो फायदे हैं। थ्रेट क्या करेंगे? थ्रेट आपकी परफॉर्मेंस को हिंडर कर देंगे, इसलिए इनको जान लो, अर्ली वार्निंग सिग्नल ले लो और अपने आप को बचा लो। Environmental awareness can help the managers to identify various threat and serve as an early warning signal. बहुत इजी इजी लाइनें हैं, मुझे लगता है आप साथ साथ पढ़ भी रहे हैं तो आपको याद हो जाएगी। जो ऊपर लिखा है उसी को हमने वापस एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप सेकंड पॉइंट इज आल्सो क्लियर। थर्ड इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। भाई एज अ बिजनेसमैन मेरे को रिसोर्सेज चाहिए ऑब्वियसली, और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो इस रिसोर्सेज को टैप करने के लिए मुझे क्या करना जरूरी है? बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में शादी है, और शादी है नवंबर में। नवंबर तो सबसे ज़्यादा शादियाँ होती है। तो अगर नवंबर में आपके घर पे शादी है, क्या अगर आप मैरिज गार्डन अक्टूबर में बुक करने जाओगे, आपको मिल जाएगा क्या? सर नहीं मिलेगा, एडवांस बुक हो जाएगा।
अगर नवंबर में शादी है, आपको वो मैरिज गार्डन जून के अंदर बुक करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू हैव द स्लॉट। अब एक इंसान है जो अक्टूबर में बुक करने गया है और एक आप हो जो जिसने जून में बुक कर लिया। कौन फायदे में है? जिसने जून में बुक कर लिया। इसी तरह बिजनेस के साथ होता है। मुझे पता है कि अप्रैल के अंदर मेरे को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और मार्च में इसका लोड बढ़ जाएगा, तो मैंने उसको दिसंबर में बुक कर लिया। वो इंसान जिसने बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करी, जिसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे बुकिंग हो जाती है, वो मार्च में गया, उसको वो चीज़ मिली नहीं, वो पीछे रह गया। सो इफ यू आर स्टडीइंग द बिज़नेस एनवायरनमेंट वेरी साइलेंटली एंड वेरी केयरफुली, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू टैप यूज़फुल रिसोर्सेज़। आप जो रिसोर्सेज़ आपको चाहिए उनको टैप कर सकते हो, वरना वो बिज़नेसमैन्स जो एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो एंड मोमेंट पे जाएँगे, उनको मिलेगा नहीं एंड दे विल बी आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। So environment is a source of various resources for running a business. To engage in any type of activity, a business assembles various resources. कई तरह के रिसोर्स आपको असेंबल करने पड़ते हैं एंड जरूरी नहीं है कि जब आप उनकी डिमांड करो आपको मिल जाए। हो सकता है आपको वेट करना पड़े और उसके लिए आपको एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत जरूरी है कि इस रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ेगा तो पहले ही बुक कर लो। जिसने स्टडी नहीं करा वो बेचारा पीछे रह जाएगा। Various resources called inputs like finance, machines, raw materials, power and water, etc. from its involvements, including financiers. So it helps in tapping all these useful resources. Next is it helps in coping with rapid changes. वही बात जो बार बार हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक वाली, कि डायनेमिक इन्वायरमेंट है, हमको बार बार चेंजेस को कोप अप करना पड़ेगा। तो today's business environment is getting increasingly dynamic, where changes are taking place at a fast pace. It's not the fact of change itself दैट इज एज इम्पोर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंज। कि अब ये जरूरत नहीं है कि हमको वाकई में कोई अपडेट लानी है, बस आपको चेंज करना है। आप मोबाइल फोन्स में देखिए, पहले 3 कैमरे थे, अब 4 कैमरे हो गए, 60 मेगापिक्सल का था 62 मेगापिक्सल का कर दिया। बहुत माइनर सा अपडेट है, बट अपडेट लिए है सो दैट आप मार्केट में ये दिखा रहे हो कि वी आर चेंजिंग। सो इफ यू आर स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, आप बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान से पढ़ रहे हो, यू विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस चेंजेस, यू विल बी एबल टू कोप अप विद द चेंजेस। Managers must understand and examine the environment and develop suitable courses of action. Environment को समझे और उसके रिगार्डिंग एक्शन लें। It helps in assisting planning in policy. प्लानिंग करने में हेल्प आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कह दिया कि अब लास्ट ईयर वी हैव अर्नड 5 लाख रुपीज प्रॉफिट एंड दिस ईयर वी नीड टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 लाख। सो अगर आपको डबल प्रॉफिट कमाना है, आपको स्टाफ भी डबल चाहिएगा, आपको मशीनरी भी डबल चाहिएगी, आपको लोकेशन भी डबल चाहिएगी, आपको ज़मीन भी डबल चाहिएगी। सो इन सब चीज़ों को डबल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और वो प्लानिंग कब होगी? तब होगी जब आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ रखा होगा और आपने पहले से कुछ सोच रखा होगा। जस्ट एट द एंड मोमेंट यू आर सेइंग हमको 10 लाख का प्रॉफिट करना है, जाके ज़मीन लियो। सर नहीं मिलेगी। जाके लेबर लियो। सर नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारा लेबर वहाँ लगा हुआ है। सो प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं इफ यू आर स्टडीइंग द बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी वाइज़ली। सिंस एनवायरनमेंट इज़ द सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, its understanding and analysis can be the basis for deciding future course of action. I hope it is clear. छोटा सा पॉइंट है, आसान सा पॉइंट है। It helps in improving performance. Obviously, if you are studying the business environment, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज का पता है, आपको अपने थ्रेट्स का पता है, आप रिसोर्सेज को टैप कर पा रहे हो, आप चेंजेस के साथ अपने आप को चेंज कर पा रहे हो, आप डायनेमिक हो गए। तो जब आपको सारी ही चीजें पता है, तो सर आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं इंक्रीज होगी? ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सो इफ ऑल द थिंग्स आर मूविंग फाइन, obviously your performance will be improved. The future of an enterprise is closely bounded up with what is happening in the environment. And the enterprise that continuously monitor the environment and adopt suitable practices are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं, आप आज तो अच्छा कमाएंगे, आप आने वाले समय में भी अच्छा कमाने वाले। सो आई होप द इम्पोर्टेंस आर ऑल्सो क्लियर। आसान आसान से पॉइंट्स थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें कि आपको दिक्कत आए। इंपॉर्टेंस और फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सी बातें थी। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड आफ्टरवर्ड्स द चैप्टर इज वाइंडेड अप एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा और यहीं से आता है। फीचर्स इंपॉर्टेंस आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा हमने टाइम भी नहीं लगाया। दिस इज द पॉइंट जहां से आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर बहुत सारे डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन क्या है आपका? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कि इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्निक से क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो तीसरा टाइप है वो है सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। ये सारे टाइप्स है जो कि हमको पढ़ने हैं एक एक करके।
इसमें जनरली क्वेश्चन रहते हैं इनडायरेक्ट। वो पूछेंगे कि एबीसी कंपनी पहले अच्छा प्रॉफिट कमाती थी, लेकिन एक कानून चेंज होने के कारण वो अपने प्रॉफिट को कम करने पड़े। बताओ कौन सा एनवायरमेंट अफेक्ट हुआ? कानून चेंज हुआ है, कानून। क्या इकोनॉमिक अफेक्ट हुआ है? क्या सोशल इफेक्ट हुआ है? ऑब्वियसली लीगल इफेक्ट हुआ है। कभी-कभी हो सकता है कि एबीसी लिमिटेड कुछ एक प्रोडक्ट बना रही थी, लेकिन एकदम से समाज में ये पता पड़ा कि वो प्रोडक्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और इसलिए लोगों ने उसको कंज्यूम करना बंद कर दिया, उसकी डिमांड गिर गई। किसने बंद करा? लोगों ने। तो क्या आ जाएगा? सोशल एनवायरनमेंट। इस तरह से ऐसे सवाल आएंगे। अगले 5 मिनट के अंदर आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए बच्चों कुछ आपको नहीं करना है, आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो देख लो। सारी चीज़ें वही है। इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, मनी बैंकिंग, नेशनल इनकम, ऑल द थिंग्स। हर वो चीज़ जो पैसे से रिलेटेड है, दैट विल कम अंडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, inflation rate, change in the income of people, monetary policy, price level, etc. are some important factors which could affect the business firms. Economic environment may offer opportunities और इट मे पुट कंस्ट्रेंट। अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है कि अभी मार्केट अच्छा है, पैसा लगा दो। कंस्ट्रेंट मतलब थ्रेट भी हो सकते हैं, भैया मंदी है, पैसा ही नहीं मिल रहा। सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इट इज प्योरली रिलेटेड विद योर फंड्स। फोटो दिख रही है आपको? सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड है। तो हर वो चीज इसमें इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, नेशनल इनकम, ये सब बातें आ जाएगी, तो दैट विल बी कंसिस्टिंग योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सेकंड इज सोशल एनवायरनमेंट। जैसा कि हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में, आपने समाज के लिए क्या किया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखते हैं कई कंपनीज कहती है कि हमारे से किताबें खरीदो, हमारे प्रॉफिट का 1% गरीबों की शिक्षा के लिए जाता है। एक कंपनी है जो कहती है परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस, 1% विल बी गिवन फॉर फीमेल एजुकेशन। So these businesses are contributing for society. So what are you contributing for society? आपने social responsibility के लिए क्या किया? That will come under social environment. It includes social forces such as customs. लोगों के custom क्या थे? Belief, literacy rate, educational levels, lifestyles, values, etc. चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। अगर समाज आपके साथ है, यू विल बी अर्निंग गुड। अगर कस्टमर आपके साथ नहीं है, आप कितना भी अच्छा सामान बना लो सर, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन। सो सोशल एनवायरनमेंट मीन सोसाइटी। सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? सोसाइटी आपके साथ कितना है? थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आज की डेट में। टेक्नोलॉजी जिस जिस तरह चेंज हो रही है, उस तरह हमें भी चेंज होना पड़ रहा है। 2 years और 3 years डाउन द लाइन, या फिर ऐसा कहें कोरोना से पहले जो एजुकेशनल ग्रुप्स थे वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। बट वंस आफ्टर कोरोना, जब ये ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह हो गई और गूगल मीट एंड ऑल आ गए, एवरी वन ऑफ अस हैव टू स्विच ऑन टू द पैनल्स। अब वी ऑल आर मेकिंग यू लर्निंग और पैनल। नहीं तो उससे पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, मार्कर से पढ़ाते थे। अब पैनल पे है, पीपीटी भी पढ़ा रहे हैं। अब अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है और मार्कर से पढ़ा रहा है, यू विल बी द फर्स्ट हु विल बी जजिंग देम कि यार ये टेक्नोलॉजी के साथ ही नहीं है, टेक्नोलॉजी से पीछे रह गए। पढ़ा रहे होंगे बहुत अच्छा पढ़ाने को, बट दे आर नॉट विद द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दे आर नॉट एट पार विद द टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या बोलता है? जो टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रही है, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है, क्या बिजनेस वो भी अपने साथ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ए बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री एज इट हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर बिजनेसमैन ने टेक्नोलॉजी पे ध्यान ही नहीं दिया कि मार्केट में क्या चल रहा है और वो पुरानी ही टेक्नोलॉजी चलाई जा रहा है, तो एक टाइम आएगा व्हेन ही विल बी आउट ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल में, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, लीगल इज रिलेटेड टू लॉ। लॉ आ गया, नोट बंद हो गए, क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक कानून ही नया बना दिया तो क्या कर सकते हैं? लीगल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान किसने चलाया? गवर्नमेंट ने चलाया। वो कानून थोड़ी बना है, क्या कहीं कानून में लिख दिया गया? नो, स्वच्छ भारत अभियान कोई कानून नहीं है। हो सकता है सरकार चेंज हो, खत्म हो जाए, सरकार चेंज हो, चलता रहे, तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है जो मिशन गवर्नमेंट लेकर आई। लेकिन कोई चीज है जो कानून ही बना दिया गया, जिसका लॉ बना दिया गया, जैसे मोनोपोली एक्ट आपने बना दिया कि बिजनेस में कोई मोनोपोली नहीं कर सकता, वो लीगल इन्वायरमेंट। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एक्ट बनाया गया है, ये एक गवर्नमेंट का डिसीजन है। स्वच्छ भारत अभियान ये कोई एक्ट थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट की पहल थी। देखते हैं कब तक चलती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? ये कानून का पार्ट थोड़ी है, वो लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट पॉलिटिकल में आएगा, थिंग्स मेड एज अ लॉ
लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा. सो चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस among business community, while political instability and bad law may bring uncertain business activities. एक ऐसी कंट्री जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आज कोई और पीएम था, 1 साल बाद कोई और है, 6 महीने बाद कोई और है, बिजनेसमैन वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऐसी कंपनी का शेयर मार्केट गिर जाता है. शेयर मार्केट गिर जाता है, कोई आप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, बिजनेसमैन खराब हो जाएंगे. पर ऑन द अदर हैंड एक स्टेबल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, जहाँ पे कि सरकारें इस तरह नहीं खत्म होती है, सरकारें अपना पूरा टेन्योर करके खत्म होती है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, बिजनेसमैन आर एबल टू वर्क मोर एफिशिएंटली. लीगल इन्वायरमेंट, व्हाट इज लीगल इन्वायरमेंट? लीगल इन्वायरमेंट में हम क्या समझे? लीगल इन्वायरमेंट का मतलब जो भी जजमेंट्स, जो भी कानून देख रहे हैं आप, जो भी कानून बना दिया गया, वो आ जाएगा आपका लीगल इन्वायरमेंट के अंदर. इट कंस्टिट्यूट द लॉज एंड लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, administrative orders, court judgments, decisions of various commissions and agencies. Business have to act according to various legislations and their knowledge is very necessary. Business को पता होना चाहिए अभी क्या लॉ चल रहा है, अभी क्या नॉलेज चल रही है, so that उसके हिसाब से बिजनेसमैन अपने आप को ऑपरेट कर सके. सो दैट वाज ऑल अबाउट लीगल इन्वायरमेंट. हमने 6 तरह के इन्वायरमेंट पढ़े. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, या मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये आपको आना चाहिए बच्चों. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, सोशल इन्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल क्या है, लीगल क्या है. यू शुड बी हैव द नॉलेज, बिकॉज क्वेश्चन इसी पे आने वाले हैं. लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डिमोनेटाइजेशन. वैसे इस पे सवाल जनरली आपको दिखेगा नहीं, बट क्योंकि करिकुलम का पार्ट है तो लेट स्टडी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन? डिमोनेटाइजेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर तरह का नोट या करेंसी को विड्रॉ कर लेना. क्यों करते हैं? करप्शन खत्म करने के लिए, ब्लैक मनी खत्म करने के लिए, इकोनॉमी को कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी बनाने के लिए, या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन हमारे बढ़ जाएं. ये सब चीजें डिमोनेटाइजेशन के अंदर हमारे आती है. बहुत छोटा सा टॉपिक, only of 2 minutes. So demonetization is referred to as the process of stripping a currency. stripping का मतलब वापस ले लेना, of its status to be used as a legal tender. कि now these are not the legal tender. अब अगर कोई आपसे 600 रुपीज का पेमेंट मांगता है और आपने उसको 500 का ये नोट दे दिया, that shopkeeper is legally allowed to not accept your payment because legal tender अब इस पे नहीं है बच्चों. ठीक है. सो व्हाट आर द एम्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन? सबसे पहली बात क्या बोली थी? इससे करप्शन खत्म हो जाएगा, लोगों का पैसा बाहर आ जाएगा. काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज. इलीगल एक्टिविटीज के लिए हम बड़े नोट्स को यूज किया करते थे, तो बहुत सारा टेररिज्म के लिए काम आता था. नोट एकदम से बंद हो गए, तो अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एकदम से सत्ते में आ गई कि अब क्या करा जाए, तो इलीगल एक्टिविटीज से बंद हो गई. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, वो लोग जिन्होंने ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रखा था कैश के फॉर्म में, उनके लिए वो चीज वेस्ट हो गई. सो ये 3 चीजें थी हमारे डिमोनेटाइजेशन का एम, जो आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ. व्हाट आर द फीचर्स? सबसे पहला, मेजर ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. पता पड़ेगा कितना टैक्स आपका व्हाइट में कलेक्ट हो रहा है. मेजर फॉर कर्बिंग टैक्स इवेजन. टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स की चोरी. टैक्स की चोरी आपकी कम हो जाएगी. टू चैनलाइज द सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. अभी तक क्या था, मेरे पास पैसा पड़ा था ब्लैक मनी के फॉर्म में, मैं उसको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक के अंदर नहीं डाल रहा था. अब ये पैसा तो आपका वेस्ट हो गया, नए पैसे को आपको बैंक में डालना पड़ेगा. एंड फोर्थ, टू क्रिएट अ लेस कैश इकोनॉमी. जो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे छोटे छोटे फीचर्स थे. बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम था तो हम वी हैव डन इट. सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स? टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आपने उसको समझ लिया है. एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी आपने समझ लिए हैं. सो एक बार असेसमेंट पे चलने से पहले थोड़ा सा समाप्त कर ले चैप्टर को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. पहला क्या था? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर याद कर लेना है, सिलेबस, इन्फ्लेशन, मनी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम. सेकंड, सोशल इन्वायरमेंट, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, समाज को आपसे क्या अपेक्षाएं हैं. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कि वेदर यू आर अपडेटेड विद द न्यू टेक्नोलॉजी और नॉट. लीगल इन्वायरमेंट, नए लॉज, नए स्टैट्यूट्स क्या आ रहे हैं. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट. इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा, अपॉर्चुनिटीज पता करने के लिए यूजफुल है, थ्रेट्स पता करने के लिए यूजफुल है, डायनेमिक बनाने के लिए हमको यूजफुल है, रिसोर्सेज हम टैप कर पाते हैं. इस तरह के कुछ हमने पॉइंट देखे. फीचर्स में जब हमने बात करी, तो हमने बात करी कि सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज का कॉम्बिनेशन है, रिलेटेड है, डायनेमिक है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है. छोटी छोटी बातें करके we have completely finished this very easy chapter of business studies, chapter number 3. So before winding up the class, let's have a quick assessment. Question number 1, sum total of all the forces that are outside the control of business enterprise are.
क्या है? बिजनेस डायनेमिक्स, सर ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट, यही है इसका तो आंसर। डेफिनेशन डाल दिया सर आपने उठा के, मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो विच अमंग देम इज नॉट द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बताइए सर, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायमेंशन का पार्ट नहीं है। टेक्निकल एनवायरनमेंट था क्या? सर था। सोशल एनवायरनमेंट, ये भी था। मटीरियल एनवायरनमेंट, सर ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा था। एक बार नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। लीगल, सर ये भी था। सो सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा जहाँ पे नोट पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं है। हम इसमें बच्चों कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे उन क्वेश्चंस पे यहाँ पे नोट आ जाएगा। देन बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, बोथ ए एंड बी। बताइए सर, इंटरनल या एक्सटर्नल या दोनों? हमने यहाँ पे पढ़ा है एक्सटर्नल के बारे में, एनसीईआरटी में एक्सटर्नल ही पढ़ा है। सोशल, टेक्निकल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सब एक्सटर्नल है। सो विल बी टेकिंग द एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप स्टूडेंट्स द चैप्टर नंबर 3 इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। आई होप चीजें आपको क्लियर है, आई होप चीजें आपको समझ में आई है। अच्छे से इनको पढ़िएगा, डायमेंशंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, the most important topic of this chapter. Thank you and all the best.